हो गया लाइव है। आवाज़ ठीक है। इधर म्यूट कर देते ना, वो कर देते, मैं आवाज़ सुन रहा था। चला गया नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं ना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाइफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज आपके साथ। और जैसे कि आपको बताया था कि आज हम लाइव होंगे जनाब शेख हसनैन हैदर साहब के साथ, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर शख्स जानता है कि लो फ्लाइंग किंग के नाम से जाने जाते हैं। और लो फ्लाइंग की जो गेम है कबूतर परवरी में, उस गेम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार है जनाब शेख हसनैन हैदर साहब का। और शेख हसनैन हैदर साहब की शख्सियत वो वाहिद शख्सियत है जिसने बर सग़ीर के इस पुराने शौक़ को दोबारा से उजागर किया। और आज पाकिस्तान में लो फ्लाइंग के जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या जितने भी मुकाबला जात किसी भी सूरत में लो फ्लाइंग के हवाले से होते हैं, तो उनको अगर सोशल मीडिया पर या मीडिया पर किसी भी तरीके से लाया जाता है तो ये सब के सब जनाब शेख हसनैन हैदर साहब की मरहून मन्नत है। शेख हसनैन हैदर साहब ने लो फ्लाइंग में इतना काम किया कि यूएई में, जैसे कि हम जानते हैं यूएई में या इंडिया में इधर उधर जहाँ पर भी हाई फ्लाइंग का बहुत ज़्यादा शौक चलता था, वो लोग सिर्फ हाई फ्लायर कबूतरों से ही वाकिफ़ थे, पाकिस्तान के भी, और जो इंडियन मलवाई कबूतर हैं उनसे वो इतना वाकिफ़ नहीं थे। तो पाकिस्तान में लो फ्लाइंग को इतना उजागर किया, इतनी इसको हाइप दी गई कि आज जो हमारे गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं या हमारे जो बाकी इंग्लैंड में जो टिपलर्स का जितना भी हो रहा है वहाँ पर, या इंडिया में जितना भी लो फ्लाइंग के हवाले से काम किया जा रहा है, वो सब लोग अगर इसका सेहरा देते हैं तो वो सेहरा जनाब शेख हसनैन हैदर साहब के सर ही देते हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में अगर हाई फ्लाइंग के बेताज बादशाह मौजूद हैं तो लो फ्लाइंग का बादशाह भी पाकिस्तान से ही है, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बेशक। आज हम शेख साहब के पास आए हैं, ज़रा थोड़ा सा एक डिफरेंट किस्म का इंटरव्यू लेकर आए। तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग रोज़ कबूतर दिखाते हैं, तो कबूतर आपने, मेरा ख्याल है कि अच्छे कबूतर का सबको ही पता कैसा होता है। हम आज करेंगे शेख साहब से टेक्निकल पॉइंट्स पर बात, और वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स होंगे ज़्यादातर लो फ्लाइंग के होंगे, और उसके दरमियान में कुछ चीज़ें, कुछ पहचान ऐसी भी होगी जो कि हाई फ्लायर्स के लिए भी जो है बड़ी ज़रूरी होगी, और वो लोग भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि शेख साहब सिर्फ लो फ्लाइंग को ही नहीं, कबूतर को पूरी तरह से समझते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड और वाबस्ता हो। तो उसकी ब्रीडिंग के हवाले से, उसकी पॉइंट्स के हवाले से, उसकी पहचान के हवाले से, उड़ाने के हवाले से, संभाल के हवाले, हर चीज़ के अगर मास्टर हैं तो जनाब शेख हसनैन हैदर साहब बाकायदा तौर पे इस चीज़ को समझते हैं। और इस चीज़ का सबूत ये है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से चैम्पियंस ऐसे हैं जिनका जब तक ताल्लुक़ रहा शेख साहब के साथ, तो उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और आगे उसको जब वो उन्होंने अपने तजर्बे के तौर पे उसको इस्तेमाल किया, सामने लाए, तो आज वो उसको इस्तेमाल करने के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से चैम्पियन ज़रूर हुए। तो हम बेसिक पॉइंट से इब्तदा करेंगे। हम इनसे पूछेंगे ज़्यादातर बातें लो फ्लाइंग की, और लो फ्लाइंग की जो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, लो फ्लाइंग के रूल्स पर हम जाएंगे, लो फ्लाइंग की गेम के रूल्स पर जाएंगे, लो फ्लाइंग के जो उस्तादी शागिर्दी के रूल्स पर जाएंगे, लो फ्लाइंग के जितने भी कबूतर परवर हैं उनको किस तरह की जो है रख रखाव उनका होना चाहिए, खुडे उनके कैसे होने चाहिए, हर चीज़ पर बात करेंगे। इब्तदा करेंगे जनाब शेख हसनैन हैदर साहब से, और इब्तदा मेरा ख्याल है कि बेसिक से अगर कर रहे हैं तो वो उस्तादी शागिर्दी से हम इब्तदा करते हैं। चलते हैं जनाब शेख हसनैन हैदर साहब की तरफ। उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू एक शानदार और यादगार इंटरव्यू होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है कामरान भाई? सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? बस खैरियत जी, बिल्कुल जी, ठीक ठाक है जी खैरियत। अच्छा, आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं, बहुत से मैसेजेस हमारे पास हैं, और कई दफ़ा लोगों ने कमेंट्स में भी बातें की हैं, कुछ इंडिया से भी बड़े दोस्त अहबाब हैं जो पूछते हैं लो फ्लाइंग के हवाले से। उस सिलसिले में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं साफ इनकार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं इस बात का पता ना उस सिलसिले में।
तो हम इब्तदा करेंगे लो फ्लाइंग के रूल्स से, लेकिन वो रूल्स जो बेसिक जो ज़्यादा सवाल हमें आता है ना, वो उस्तादी शागिर्दी का बहुत आता है कि क्या हाई फ्लायर के उस्ताद के शागिर्द होकर हम लो फ्लायर उड़ा सकते हैं, क्या लो फ्लायर की उस्तादी शागिर्दी किस तरह होती है। अक्सर लोग तो ये कहते हैं जी शेख हसनैन का शागिर्द होना है, तो वो मैं उन्हें सीधा ही मना कर देता हूँ, भाई वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। तो मैं अक्सर औकात आपके दोस्त अहबाब हैं उनका नंबर दे देता हूँ या इमरान भाई का नंबर दे देता हूँ, इनसे बात होती है। तो सर इन रूल्स पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बेसिक हम कहते हैं उस्तादी शागिर्दी से स्टार्ट करते हैं, उसको बेस बनाते हैं। देखिए ये बहुत मेरे हिसाब से, मेरी हैसियत से या मेरी जगह से ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस्ताद के बारे में बात करना मेरे लिए ये मैं समझा ये बहुत बड़ी बात है। अब इंसान जो होता है ये इस दुनिया के अंदर तन्हा नहीं रहता। बिल्कुल। ये रिश्तों के साथ, दोस्ती के साथ और इखलाकी रिश्तों के साथ, कोई खूनी रिश्तों के साथ, मुआशरती रिश्तों के साथ ये जुड़ा रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है। बिल्कुल सही। इनमें एक रिश्ता जो है वो उस्ताद का भी है, और ये सबसे अहम रिश्ता है जो उस्ताद का होता है, क्योंकि और इस्लाम के अंदर आप ये देखें कि वो कहते हैं कि जितना आपका वालिद का हक है उतना ही आपका उस्ताद का हक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। और इस दुनिया के अंदर जो वालिद होता है वो ज़रिया बनता है कि इंसान के आने का, और इस दुनिया में रहने का जो तरीक़ाकार होता है वो उस्ताद सिखाता है। बिल्कुल ऐसी वो रहने का तरीक़ाकार जो है वो उस्ताद सिखाता है। और हमें जो किताबों से इल्म मिला और इन चीज़ों से मिला, वो उस्ताद का एहतराम जो है वो बहुत एक बड़ी चीज़ है। एक वक्त के बादशाह खलीफा हारून रशीद का वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ कि उनके दो बेटे थे। जी। उनके दो बेटे थे। तो जब उन्होंने मकतब खाने में अपने उस्ताद के पास भेजा, तो जो पढ़ाई मुकम्मल कर लेते थे उस्ताद अंदर बैठे होते थे, बेटे जब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बाहर निकलते थे तो उस्ताद का इंतज़ार करते थे। तो मकतब खाने के बाहर दोनों बेटे एक बादशाह के, खलीफा हारून रशीद के, जिनका नाम अगर हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, तो जब बाहर निकलते थे वो उस्ताद की जो जूती होती थी वो एक पाँव में, एक हाथ में होती थी, दूसरे बेटे के हाथ में दूसरी जूती होती थी। हाँ, क्या बात। तो वो उस्ताद के पैरों में ये जूतियां पहना रहे होते थे। इतनी इज्जत कि इस हद तक इज्जत जो है वो उस्ताद की होती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और अगर आप एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको बता देते हैं कि उस्ताद का आपने नाम लिया, तो हमारे जो शायर थे इलामा इकबाल, वो कबूतरबाज भी थे। जी जी। उनको खुद भी कबूतरों का शौक़ था। बिल्कुल था। और उनके जो उस्ताद थे अमीर हसन, वो सियालकोट से उनका ताल्लुक था। कबूतरबाजी से? नहीं, कबूतरबाजी से नहीं था। अच्छा। उनके जो उस्ताद थे जिन्होंने उनको ये सारा कुछ चीज़ें सिखाई, तो गवर्नर जो उस वक्त अंग्रेज़ दौर में जो गवर्नर था, हाँ, उस वक्त वो गवर्नर साहब ने उनको ये बात कही कि आपको आपकी खिदमात के ऊपर हम आपको ये जो है कोई ट्रॉफ़ी देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि हमारे जो उस्ताद हैं मेरे अमीर हसन, उनको आप पहले इस शील्ड से नवाजें। तो उन्होंने कहा कि ये आपने तो 100 किताबें लिखी हैं, इतने अशार लिखे हैं, इतनी नज़में लिखी हैं, इतनी चीज़ें आपने लिखी हैं कि आपका तो बनता है। तो आपके जो उस्ताद हैं उनकी तो हमने कोई किताब नहीं देखी है, उनकी क्या चीज़ है उनकी जो तख्लीक है वो इकबाल है। क्या मैं खुद इकबाल है। वो बड़े हैरान हुए। खैर बहस व मुबाहिसे के बाद वो एग्री कर गए कि अमीर हसन साहब को हम ये शील्ड देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो उस्ताद हैं वो यहाँ ये गवर्नर लाहौर में नहीं आएंगे, इनको उन्हीं की जगह के ऊपर जाके सियालकोट का हर आदमी देखे। तो अब तारीख गवाह है इस चीज़ की, सियालकोट के लोग भी जानते होंगे और हिस्ट्री में भी उनका है। तो यहाँ से वहाँ पे तकरीब की गई सियालकोट में, और सियालकोट में उन्हें जो है वो उस शील्ड, उस एजाज़ी शम्स के नाम से उनको नवाजा गया। और उसके बाद इलामा इकबाल साहब ने ये शील्ड जो है वो फिर खुद ली।
शम्स उनको वो एजाजी खिताब नाम दिया जो गया, था वो खिताब। दिया गया और जो शील्ड दी गई तो वो दिया गया। अब ये है, ये तो मर्तबा। ये मर्तबा, ये उस्ताद, जो उस्ताद की आपने बात की, जी जी ये तो उस्ताद की बात है। और जहाँ तक बात है आपके एहतराम की, तो आजकल का जो दौर आ गया है, आजकल दौर आ गया है कि वो उस्तादों के साथ जो है जब आप शागिर्द कर रहे होते, आप ये नहीं देख रहे होते कि उस्ताद के साथ अब 10 उस्ताद छोड़ने के बाद आप शागिर्द कर रहे हैं तो शागिर्दों को क्या लेसन मिलेगा। अब ऐसे, अब हमारे यहाँ कई ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो शागिर्द कर रहे हैं, अब उन्होंने उस्तादों के साथ इस हद तक बेहुरमती, बेइज्जती और बददियानती वो कर रहे हैं कि अब उनका 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 क्या बनेगा इस बात के लिए, उनका कुछ नहीं बन सकता। ये बड़ी खूबसूरत बात इमरान शाह साहब कर रहे थे कि बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। बिल्कुल ऐसे। ठीक, हमारे यहाँ जो कबूतरबाजी का वो लिंक है वो यही है कि जो सिंपल, हमारे पास बहुत सारे नाम भी हैं, वो नाम भी मैं आपको अभी सारे बता दूंगा कि हमारे यहाँ सिंपल सादगी से उस्तादी शागिर्दी की रस्म होती थी। आप जब घर में कोई बड़ा बनाते थे, मतलब किसी भी घर में अगर कोई बुजुर्ग फौत हो जाता है तो एक बेटा जो बड़ा होता था उसको आप बड़ा बना देते, बिल्कुल। फैमिली में बड़ा तो आप उसको पगड़ी बना देते, पगड़ी पहना, यही रूल था। ऐसी है। ऐसे तो नहीं होता था कि छोटों को पगड़ी बना देते थे। तो इसमें भी सिंपल जो था, एक उस्ताद जो था वो शागिर्द को, आम सादी जो शागिर्द था, अगर उसने उस्ताद को चुना है तो उस्ताद को पगड़ी देता था। हमारे बचपन में हमें भी याद है जो कुरान हमारे पढ़ाने के लिए आते थे मौलवी साहब, उनको भी हमने पगड़ी और सूट देते थे, पगड़ी दे देते थे कि ये वो कुरान बना खत्म देते होता था, हाँ। कुरान खाने के लिए। आपको भी याद होगा, मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा होता था, पगड़ी होती थी, चादर या सूट होता था, जो बसात के मुताबिक आपका होता था वो कर देते थे। तो बाकी चीज़ें चूँकि हाई फ्लायर के रूल्स का मुझे ज़्यादा नहीं इल्म, वो उनके अपने रूल्स हैं, लेकिन लो फ्लायर में हमारे बड़ा सिंपल रूल है कि पहली बात तो ये एतकाद का रिश्ता है जी। पहली बात तो ये एतकाद का रिश्ता है। एतकाद जो है आपको, इसको मैं आज थोड़ी शायद बात लंबी हो जाए लेकिन बड़ी मज़ेदार आपको बात मैं इसको सुनाता ज़रूर। मौलाना रूमी साहब की किताब के अंदर ना एक वाक़या है कि एक चरवाहा था, बड़ी खूबसूरत बात आपको सुनाने लगा हूँ। जी जी। एक चरवाहा था, तो वो कहीं किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, नमाज से फारग हुआ तो उसने इमाम साहब से पूछा कि मेरे लिए एक मसला है, आप ज़रा हमारे चूँकि बड़े हैं तो आप हमें गाइड करें। उनके जी बताएं। उनका जो चरागाह है, हर गांव की एक चरागाह होती थी, सही, हर गांव की एक चरागाह होती थी। वो दरिया के उस तरफ चरागाह थी जी, और गांव जो था दरिया से पहले था। वो कहता था मैं अपना रेवड़ लेके तो चरागाह में जाता हूँ बकरियां चराने के लिए, तो मुझे जो एक अशरफी है वो देनी पड़ती है उस रेवड़ के लिए जाने की, और एक देनी पड़ती है आने की। बिल्कुल। तो मुझे को हल बता दें जिससे ये मेरी जो अशरफी है ये बच जाए। अब वो मौलवी साहब कहने लगे कि वो मैं इस जाहिल इंसान को या बेकार, इसको मैं क्या बताऊं, क्या चीज़ मैं बताऊं। तो उन्होंने वो कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो और दरिया में कूद जाया करो और रेवड़ को डाल दिया करो। उनका अच्छा यही हाल है? उनका जी यही हाल है। अब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और दरिया में कूद गया और जनाब रेवड़ पीछे और वो आगे, खैर चला गया। 8-10 दिन के बाद वो जब एक दिन वापस आ रहा था तो मगरिब के वक्त वापस आते हुए वही मौलवी साहब खड़े हुए थे। अब मगरिब के वक्त अगर आप देखेंगे तो दरिया की जितनी भी ये पुरानी बोट्स होती थी, ये जो कश्तियाँ होती थी, इनको उल्टा कर देते थे और रात को वो जो सफ़र होता था दरिया क्रॉस नहीं किया जाता था। मकसद क्या था उसको उल्टा करने का होता था कि रात को किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए तो वो
चलाते नहीं थे। अच्छा। आजकल भी अगर दरियाओं के पास जाएं तो रात को वो सफ़र नहीं कराते, दिन दिन को कराते हैं, और मगरिब के वक्त वो बोट को उल्टा कर देते हैं तो वो बोट ना कोई ले जाए, या वैसे वो मछेरे वो नहीं करते। तो जब वापस आने लगा तो वो देखा कि वो वही मौलवी साहब, उसने खैर, और एक चूँकि ये हमारे नबी पाक का ये शौक भी था और एक सुन्नत भी है बकरियां चराना, तो आप देखें कि बकरी वाला जो होता है ये बड़ा मौजी आदमी होता है। ये जब भी बकरियां चरा रहा होता है ना तो ये गुनगुना रहा होता है, पीछे गाने गा रहा होता है, नात गा रहा होता है, कोई ना कोई आप देखें इसके हाथ में छड़ी होगी और ये खुश होएगा और बकरियां चरा रहा होगा। तो वो चराता हुआ जब आया उसने देखा मौलवी साहब भी किनारे पे खड़े हैं, तो उसने कहा जी मौलवी साहब क्या मसला, आपको क्या मसला क्या? उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो कश्ती बंद होगी, अब सुबह मुझे जाना है, मैं इंतजार। उन्होंने कहा आप ही ने तो मुझे बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और दरिया में कूद जाओ। उसने कहा अच्छा, हाँ हाँ मुझे याद आ गया। उसने कहा बकरियां अंदर डाली, खुद छलांग मारी, जब आधा दरिया क्रॉस किया तो मौलवी साहब ने देखा कि ये तो काम आसान लग रहा है, उन्होंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, कूद गए मौलवी साहब। जब 10 कदम ही गए तो सीधा दरिया के अंदर नीचे हचकोले खाने लग गए। जब हचकोले खाने लगे तो वही जो चरवाहा था वो वापस आया, उसने उनको फिर कंधों पे लिया, बड़ी मुश्किल से पूरा दरिया क्रॉस कराया, करा के तो उधर चले गए। जब दरिया क्रॉस करा के वहां गए तो वहां पर उस चरवाहा ने कहा मौलवी साहब आपने मुझे कहा था बिस्मिल्लाह पढ़े, अकीदा है क्या? और आप दरिया में कूद जाए। उसने कहा भाई जिस तरीके से तुमने पढ़ी है उस तरीके से मेरे से नहीं पढ़ी गई। हाँ, क्या बात है कि जो जिस तरीके कार से बिस्मिल्लाह तुमने पढ़ी है यार, ये मेरे से नहीं पढ़ी गई। तो ये एक है अकीदा, यकीन, ये है यकीन। ठीक है, तो ये उस्ताद की बात अगर उसने उसके कहने पे उस पे अकीदा था। अब हमारे यहाँ कई हकीम होते हैं, उन पे जाके पुड़ी लेते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा हकीम है, तो वो कहते हैं मुझे तो अमल हो ही जाना। अब साइंस ने भी ये कह दिया कि इंसान के अंदर बहुत बड़ी मशीनें हैं, जो यकीन है जब आपको उस पर आ जाए तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाते। तो मौलवी साहब ने कहा कि आज मुझे इन लफ्ज़ का मतलब पता चला, और आज से तुम मेरे उस्ताद हो। क्या उस चरवा जिसको वो ये कह रहा था कि ये अनपढ़ को मैं क्या बताऊं, खाली बिस्मिल्लाह दे के चला दिया। अब यकीन तो अब हमारे यहाँ उस्तादी शिगिर्दी का, जहाँ आप कबूतरबाजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कामरान भाई माजरत के साथ शायद कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लग जाए। अब बात यह है कि अगर आपने किसी को उस्ताद बनाया है और उसे दिन रात गालियां दें, उस उस्ताद से खुड्डे साफ करवाएं, उसको जूतियां मारें, उसको अपने दोस्तों से गालियां दिलवाएं, तो उस इंसान को आप क्या कहेंगे? वो अपने शागिर्दों को क्या मैसेज दे रहा है कि उस्ताद के साथ ये क्या कर रहा है, कि उस्ताद को गालियां दे रहा है, उस्ताद को ये खुड्डे साफ करवा रहा है, उस्ताद को दोस्तों से गालियां दिलवा रहा है और उसको जलील कर रहा है। तो उस शागिर्द को आप क्या समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा इज्जत पा लेगा? नहीं, वो कैसे पा सकता? ठीक है ना, तो वक्ती हो सकता है कि वक्ती हो सकता है, बट वो कभी इज्जत नहीं वो कर सकता। हमारे यहाँ ये रीत थोड़ी गलत चलने लगी है। तो अब हमारे यहाँ तो सिंपल एक चीज़ है कि जिस बंदे को आपने उस्ताद गिना, बड़ा बनाया, उसको सादा खाली अगर दिल में ही अगर आपके यकीन आ जाए कि ये मेरा उस्ताद है, तो समझ लें वो उस्ताद है आपका। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। मेरे पास अब एक बहुत बड़ा नाम है शरीफ गिल साहब का, उनका हमारे यहाँ कोई ऐसा सिर्फ सिंपल शागिर्द थे। ठीक है जी। और फैज़ भट्टी था, अब राजा बेगू का हमारा दो, उसका वालिद शायद बेगू का, और सलमान जट, अम्मी फैसलाबाद वाले, और बशीर नागरे आप शायद जानते हो, उनका बड़ा अच्छा कबूतरबाज थे, बड़े अच्छे। और अल्लाह जट, चौधरी जाज साहब इस वक्त हयात हैं, जो इससे पहले जितने बंदे हैं ये बेचारे फौत हो गए हैं। इनका कोई इस
हमारे शोबे में कोई खलीफा नहीं था और इनके शागिर्द थे, इन्होंने किसी को उस्ताद नहीं किया हुआ था। सिंपल लोग इन्हें पगड़ी बनाते थे और यही हमारी रवायात थी। अब चूंकि वक्त तेज चल गया है और अब मैं तो समझता हूँ कि उस्तादी दी नहीं जाती, वो माना जाता है। सिर्फ अब यकीन होता है आपका। आपने अगर किसी बंदे को यकीन से मान लिया है, तो किसी लफ्ज पूछ लिए, वो भी आपका उस्ताद है। बिल्कुल ऐसे, उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो उस्तादों की तजलील करने वाला वो हमेशा जलील ही होगा। ये आप दुनिया के किसी शोबे में चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं, अगर उस्ताद मानेगा तो उस्ताद की तजलील नहीं करेगा ना। ये बात सही, बिल्कुल सही बात। अगर मतलब होगा तो फिर तो वो उस्ताद तो ना हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है हमारे यहाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कबूतर परवरी कहीं ना कुछ लोगों में मतलब परस्ती पर भी चलती है। बिल्कुल सही कि हम यहाँ से इसको उस्ताद बना लेंगे तो चलो कुछ कबूतर मिल जाएंगे या कोई दाना पानी सीखने को मिल जाएगा। वो सीखा तो उसके बाद फारिग। बिल्कुल सही। तो ये अगर मैं यकीन से अपना, मेरा ये एक अंदर से आवाज आएगी कि मैं आपको उस्ताद चुन लूं, तो फिर तो आप मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल सही। और अगर मुझे इमरान भाई कहें और शेख साहब ना लाल है, कुछ ना कुछ सीख ही लेगा, बिल्कुल सही, ठीक है, तो मैं फिर अगर इस तरह से करूंगा तो फिर मेरे अंदर तो वो रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, ऊपर से होगी, वो तो चापलूसी होगी। बिल्कुल सही। तो इस चीज का भी तो कोई पहचान भी तो होगी ना आखिर, अच्छे शागिर्द की। हाँ कि ये पहचान आपको कैसे पता चलेगा कि मैं वाकई आपकी इज्जत करूँ कि चापलूसी करूँ। ये बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आपने करी कि आप ये कहते हैं कि शागिर्द बनाने से पहले उस्ताद भी चेक कर ले कि ये अच्छा है या बुरा। यही बात आप बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात करी। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो बड़ा टाइम दिया जाता था, 2-2, 10-10, 20-20 साल दिए जाते थे शागिर्द बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कई ऐसे हैं कि वो टेलीफोन पे कह देते हैं कि जी मैं आपका शागिर्द हूँ, कहते हैं ठीक है पगड़ी भेज दो और हाथ भेज दो और मैं उस्ताद हो गया। ऐसे नहीं था। इसकी पहचान कामरान भाई बड़ी सिंपल है कि जिससे आपको तकलीफ हो, आपकी बाजी लग गई है और अगर आप हार गए हैं तो जिस शागिर्द को तकलीफ होगी समझ लीजिएगा उसे शागिर्दी में ले लें, उसे रखें अपने साथ, उसे रखें। और जो आपके हारने पे खुश हो, जो आपके हारने पे खुश हो, आपकी तकलीफ में खुशी महसूस करे, तो उसको आप शागिर्दी ना करें। अगर 2-4 महीने का तो टेस्ट ट्रायल देना। अगर किसी क्लास में आप रहते हैं, इम्तिहान देने, कम से कम एक क्लास आगे करने के लिए 1 साल तो लगता है ना। 1 साल से पहले तो नहीं आप लेके जाते। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। अब फिर वो बातें बहुत सारी, जो कि मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक है। अब सिकंदर की एक बात बड़ी मशहूर है, सिकंदर आजम की, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अरस्तु उस्ताद था, अरस्तु उस्ताद था सिकंदर का। तो कट्ठे जा रहे थे तो एक नाला आ गया वहां पे। वो तेज धानी नाला था, बारिश उस वक्त हो रही थी। तो नाले पे जब वो दोनों आए तो अरस्तु आगे था तो सिकंदर पीछे था। सिकंदर आगे हुआ, उन्होंने कहा उस्ताद जी ये मुझे पहले पार करने दें, मुझे पहले पार करने दें। ये जो आप बात कर रहे हैं कि शागिर्द कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। अगर मेरी इस बात को समझ जाएंगे तो शायद उम्मीद है कि उस्तादी शागिर्द करने में शायद आपको आसानी हो जाए। बिल्कुल सही। अरस्तु पीछे था और अब सिकंदर आगे हुआ तो वो नाला पार करने लगे। जब नाला उसने पार किया तो एंड पे जाके तो उसने उस्ताद को आवाज़ दी कि उस्ताद जी यहाँ से ऐसे आके तो इस तरह से यहाँ से आप नाला कर ले, तो यहाँ पानी कम है और ये बहा के नहीं ले जाएगा। तो वो अरस्तु ने उसी तरह पार किया तो वापस आया। तो जब आने के बाद उसने कहा कि यार मैंने कोशिश की पहले, तो तुमने पार करने के बाद ये तुम मुझे दिखाना चाहते थे, ये जो रास्ता है ये दिखाने की, तुम मुझे दिखाना चाहते थे। तो सिकंदर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा नहीं उस्ताद जी, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था कि अगर ये पानी मुझे बहा ले गया तो अरस्तु खड़ा हुआ है, वो मेरे जैसे 10 सिकंदर पैदा कर लेगा। क्या बात, बिल्कुल सही। और मेरा अगर उस्ताद आगे हुआ, वो बहा के ले गया,
तो मैं मैं अरस्तु नहीं पैदा कर सकता। हाँ, आप ये देखें कि उसने कहा मैं अरस्तु नहीं पैदा कर मतलब कि सकता। उसका मकसद था कि उसके उस्ताद को तकलीफ ना हो, और जो आप तकलीफ ये वो देखें पहले कि फिर मुझ तक आ जाए। कितनी ताबेदारी थी कि मौत पहले उसने अपने हाथ में चुनी। हाँ बिल्कुल। वो मर भी सकता था। तो फिर उस आदमी को बख्त देखें कि क्या लगा कि जिस जगह तक उस घोड़े की टाप गई वो उसका मालिक हो गया। वाह। पौनी दुनिया उसने फतह कर ली। जिस जगह तक सिकंदर का घोड़ा गया उस जगह तक, और उसकी ताबेदारी आज सिकंदर के हवाले से अरस्तु का नाम भी उसी तरह आता है। ये है उस्तादी शागिर्दी। बिल्कुल सही। अगर इसको आप मद्देनजर रखेंगे और इतनी ताबेदारी करेंगे, अपने उस्तादों के साथ ज्यादती ना करें, ऊंचा ना बोलें। अगर कोई वो पुड़ी ही दे देता है, जैसे उसने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया में चले जाओ, तो आप पुड़ी ही दे दें तो वो इतना एतकाद हो कि वो कहे कि अब इसी से ही ठीक होना है, तो वो तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, कभी नाकामी आपको आ ही नहीं सकती। क्या बात। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उस्ताद से पूछेंगे, वो तो सादी चीजें बताता है। अब यूट्यूब खोलेंगे तो वो 10 चीजें बता देंगे। हर चीज पढ़ी। ये जो इस तरह के शागिर्द और उस्ताद हैं, उन्हें मेरी एक छोटी सी बात होगी कि आप यूट्यूब को ही क्यों नहीं बना लेते उस्ताद। क्या कहें कि ये मैंने शागिर्दी ही यूट्यूब पे कर ली, क्योंकि सारी चीजें वहां से देखी। बाबा यूट्यूब यूट्यूब का दस्तार बांध और जो शागिर्द है, शागिर्दी भी करने हैं, तो जितने आप अपने लेक्चर दे रहे हैं, जी। 15 लेक्चर दिए हैं, 15 आपने नुस्खे बताए, 15 लेक्चर दिए, तो कहें ये 15 मेरे शागिर्द हो गए जी यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, उस्तादी शागिर्दी आपकी हो गई। तो जो एतकाद का रिश्ता है वो तो यही है कामरान, कि मतलब आप अपनी रवायात को कायम रखें, इस रवायात को गलत ना जाने दें। मैं लो फ्लायर का शौकीन हूँ, मैं इतनी बड़ी तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बात बहुत बड़ी है। छोटी सी बातें हैं, जो 2-4 मिसालें अगर मुझे आती हैं या कोई चीज़ हैं तो वो मैं कर सकता हूँ। बाकी उस दौर में आप देखें कि सैकड़ों मील का लोग सफ़र करते थे और फिर जाके इस चीज़ को वो कायम रखते थे, और उस वक्त सालों साल की मेहनत के बाद इस पर वो आते थे। और क्या मेरी आज भी सारों से यही एक सबसे ज़्यादा इतनी मिसालें हैं, इतनी चीज़ें देने का मकसद यही है कि ताबेदारी, इनकसारी, ये कामयाबी है आपकी। मुझे जहां तक लगता है, जैसे हम सियासी पार्टीज नहीं देखते, एक एमएनए उधर आ गया, एक एमपी उधर चला गया, वो पार्टी मजबूत हो गई। ये कुछ उस्तादी शागिर्दी थोड़ा सा ना हमारी उस तरफ चली गई है। और यार वो वहाँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, पहले फलां जगह पे उस्ताद था, उसने उसको छोड़ दिया, वो टक करके मैंने उसको जो शागिर्द किया और उस्तादी दे दी, तो मेरी पार्टी में एक मजबूत छत, मजबूत सीट आ गई मेरे पास एक। तो कुछ थोड़ा सा इस तरह से भी हो गया ना, ये सियासी रंग थोड़ा सा आ गया, कमर्शियल हो गया। कमर्शियल क्या नहीं, कमर्शियल हो गया, तो वो फिर इस वजह से भी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है इस बारे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें ना, आप जब जाएंगे शागिर्द को, अगर आप बहुत ज़्यादा, मुझे दूसरे रूल्स का नहीं पता, हाँ हमें तो शागिर्दों को दुआ भी देनी चाहिए। अब हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, हमने उनको कभी भी उस्तादी शागिर्दी का नहीं कहा। हमारा ग्रुप चल रहा है तो ग्रुप के अंदर सारों का जितना मेरा इख्तियार है, बाकी सबका भी उतना ही इख्तियार है, उतना ही राइट है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट भी उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने बख्त लगाया है। अब हमने शहर फरीद में बाजियाँ उड़ाई हैं, आरफ वाला में उड़ाई हैं, अगर पूरे वाला में उड़ाई हैं, चीचावती में उड़ाई हैं, ये आफ्ताब भाई हैं, वहाँ पे राणा साहब हैं, और वहाँ पे न्याज गुज्जर है, आगे किट्टू भट्ट है, या खान अख्तर खान लफेरा साहब हैं। हमारी जितने दोस्त हैं, शुएब जोया है, कैसर हुतियाना साहब हैं, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा रंग लगाया है और बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी है। लेकिन हमने किसी के साथ उस्तादी शागिर्दी आज तक नहीं कभी करी। अभी आप एक आध कोई नहीं, मैं खुद अपने आप को एक आध हमें मजबूरी में कभी को करना पड़ा, तो उसके रिजल्ट भी हमें कोई इतने अच्छे देखने को नहीं मिले, तो उससे भी हम जो है पीछे। हम ग्रुप के अंदर कोई हमसे, हम कहते हैं कि उस्तादी भाई तुमने जहाँ करनी करा, हमारी जितनी हेल्प की ज़रूरत हो, इस्लाह की ज़रूरत,
अगर कोई हमें समझता है कि हम इस काबिल हैं, उस्ताद हैं, तो वो बैठा रहे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तो हम उन्हें खुद ब खुद शागिर्द कर लेंगे। बात वो तो बात आ गई ना और कि जब आपने तक अपने ग्रुप में कर लिया अब लोगों जब तक उस्ताद भी हयात हो तो आप ऐसे शागिर्द ना भी करें, उन्हीं का करा दें तो सबसे अच्छी बात है। बेहतर बात। तो अब और हमारे जहाँ तक ख्याल है, लाहौर के अंदर मेरी एक बाजी लगी थी 2005 में। अच्छा जी। तो उस वक्त यहाँ पे बड़ा एक मसला खड़ा हुआ था कि आप लाहौरी कानून के, हालांकि थड़े की बाजी थी, तो लाहौरी कानून के मुताबिक आप शागिर्द नहीं हैं, शागिर्द हों, तो बड़ा हम पे प्रेशर दिया। फिर ये जो चौधरी सखी ग्रुप है, इन्होंने जो हमारे उस्ताद हैं 2005 में, इनको उस्तादी पाक जैसे मियाँ नज़ीर को दी थी, उसी तरह लाहौर में इन लोगों ने उस्तादी पाक दे दी थी चौधरी जाज साहब को। अच्छा। 2005 में जैसे मियाँ नज़ीर साहब को दी थी, समझ गए, पंचायती पाक, तो उसी तरह ही इन्होंने चौधरी जाज साहब को दे दी। तो उस रूल्स के मुताबिक फिर हमने आके यहाँ पे मैंने 2005 में बाजी उड़ाई थी। अच्छा। तो वो उनके ये अपने रूल थे, हमने उनको पूरा अडॉप्ट किया जो यहाँ के रूल थे, उसके मुताबिक फिर हमने बाजी उड़ाई थी। चौधरी जाज साहब यहाँ पे पंचायती पाक उन्होंने ली हुई है बकायदा। अच्छा जी। और लाहौर के पंचायती उस्ताद? जी, पंचायती उस्ताद हैं चौधरी जाज साहब, बकायदा उसी के रूल के मुताबिक चौधरी सखी साहब ने उन्हें पंचायती पाक दी थी, एग्जैक्ट जैसे मियाँ नज़ीर साहब को दी थी, और वो आज उस्ताद है उसी तरह से। सही। हम और यही बातें आज उन्होंने भी पिछले वीक करी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाएंगे भी और बाहर भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपने आज बड़ी अच्छी बातें की। आज टाइम ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल में इसी एक उस पे चला गया, लेकिन अभी एक मेन अभी भी रह गया ये। जी आप हाँ, थोड़ा सा हम उस्तादी शागिर्दी को हमने जो है ना, वो मतलब बात तो सारी उसी पर हो रही है, लेकिन वो ज़्यादातर बात थोड़े ना साइड पर निकल गई, वो मेन रूल से हट गई। तो अब हम सिर्फ थोड़ा सा इसको डिस्कस यहाँ से कर लेते हैं कि आपने एक पॉइंट बीच में बोला भी है कि हमारे ग्रुप में मैंने ये कहा हुआ है कि भाई उस्तादी जहाँ मर्जी से उस्ताद बना लो या शागिर्दी जहाँ मर्जी से लेकर आ जाओ, हमारे ग्रुप में तो हमारे ग्रुप का बंदा है। इसी तरह तो वो उस्तादी शागिर्दी किस तरह से लेकर आएगा, क्या रूल है कि वो शागिर्द हो किसी का? तो और उस्ताद के लिए ये मतलब एक छोटी सी बात कि जैसे यहाँ पे तो पता है कि फलां उस्ताद है, उसका वो मिठाई खिलाएगा तो शागिर्द हो जाएगा, ऐसे ही है ना? तो उसके साथ तो उस्ताद लगता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने शागिर्द होना है? तो अब उस्ताद कौन है, लो फ्लाइंग में उस्ताद कौन है जिनका शागिर्द होना चाहिए या हो सकते हैं? उसमें देखिए, आप किसी से एक लफ्ज भी पूछ लें तो हमारी उसके मुताबिक वो आपका उस्ताद, वो तो है, ठीक है। और हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कोई सा भी कब खेलना चाहें, आपसे कोई बंदा नहीं पूछेगा कि आप किसके शागिर्द हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है कि कोई उस्ताद हो, शागिर्द हो। मतलब कई जगह पे होता है कि उस्ताद की बाजी उस्ताद के साथ लगेगी, शागिर्द, अच्छा कई जगह पे रूल है कि उस्ताद की बाजी उस्ताद के साथ लगेगी। तो अगर उस्ताद को शागिर्द जीत लेता है तो फिर उस्तादी का क्या फ़ायदा है? उस्ताद तो आपने अमल करके दिखाना है। मतलब अगर आपने यहाँ पंजाब में लो फ्लाइंग के आप 6 टूर्नामेंट खेल रहे हैं, 6 के 6 आप जीत गए हैं और एस मारी है, उसमें क्लियर कट जीत गए हैं, तो आप उस्ताद हैं, आपको लोगों ने उस्ताद कह देना है। तो हमारे यहाँ या तो कोई पाबंदी नहीं, कोई पूछता नहीं है। जैसे लाहौर में आप किसी ग्रुप के पे आप कहाँ से शागिर्द हैं, ये इनके अपने रूल्स हैं, बड़े अच्छे रूल्स होंगे, हम उन पे हमारा 1% भी कोई उस पर कोई वो इतराज़ नहीं है, इनके अपने रूल्स हैं। हमारे यहाँ हमारे रूल्स हैं कि हम किसी सूरत भी किसी बंदे से ये नहीं पूछते कि तुम भाई किसी के शागिर्द हो नहीं हो, या उस्ताद हो नहीं हो, या किस ग्रुप से मुंसलिक हो। अगर मेरा दिल है कि मैं बताऊं कि मैं शागिर्द हूँ, मेरा उस्ताद है, तो आप जिसके मर्जी हो जाए। नहीं, अब आप जैसे शागिर्द हैं चौधरी जाज साहब के, एक मिसाल है, वैसे तो आप लाहौर के मुताबिक तो है ना? जी। अब मैं लो फ्लाइंग में हूँ, जी, मैंने आपका शागिर्द होना है, आपका उस्ताद होना जरूरी नहीं है। ना, बस मैं आपको पग बांधूं, आप मेरे उस्ताद। नहीं, कोई मेरा मानना जरूरी ना, सिर्फ आपका शागिर्द होना जरूरी है। उसके बाद उस्ताद से आप इजाज़त ले लें तो आप अच्छी बात है, ना इजाज़त लें तो आपके चाहे 10,000 शागिर्द हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं। मैंने अगर आपको मान लिया तो आप मेरे उस्ताद हो गए। जी, अगर आपने मान लिया तो आप शागिर्द हो गए, मैं शागिर्द हूं। बस सिंपल। आप घर बैठे आपने कहा ये फलां साहब मेरे आज से उस्ताद है, इन्होंने मुझे बात समझ लें, वो हाँ, आपने अमल करके दिखाना ना।
इकबाल का आप देखें ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अब उन्होंने कहा है कि अमल से जन्नत जहन्नम बन गई है, तो उस्तादी शागिर्दी क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आपने अगर मान ही लिया है कि ये मेरे उस्ताद हैं, देखिए ना यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये कप नहीं खेल सकते, थड़े की बाजी नहीं लगा, या वो जो बाजी है आपकी वो नहीं लगा सकते जब तक आप उस्ताद शागिर्द ना हो। तो हमारे यहाँ चूंकि ये रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है किसी किस्म की। बस आपके यहाँ मैंने कहा कि जी मुझे शेख साहब का शागिर्द होना है, मैंने शेख साहब आए, को दस्तार बांध दी या मैंने करे, आपको हाथ में दे दी, बस खत्म। उसके बाद कोई चीज नहीं। मिठाई लेके आए वो उसकी सवाब दीद है, ना लेके आए तो एक पगड़ी बनाना जरूरी है। ये सदियों से हमारे पास 200-400-500 साल से जो एक रूल ये रस्म है, यही एक रस्म है। और ये वही रस्म है कि जैसे आप फैमिली के अंदर आपने कोई बड़ा किसी को बनाते हैं खानदान में, घर के अंदर, तो उसे दस्तारबंदी कर देते हैं। सही हो गया, ठीक है ना। आपने कभी ये देखा है कि छोटे को दस्तारबंदी हो रही है? ये कभी नहीं होगा। बड़े को दस्तारबंदी हो जाती है, जिसको आप बड़ा बनाएंगे उसी की बात मान ली जाती है। और जो घर फैमिली, अगर आप मुझे दस्तार बांधेंगे तो मैं आपका बड़ा होगा, आप समझ ले मैं आपका बड़ा हो गया। हाँ? अब ये देखें ना, हमारे कानून या के आपने मुताबिक अपने आप को जी बिल्कुल छोटा कर लिया, बाहर कर दिया गेम से, आपने कहा कि अब मेरी जगह जो है ये, बिल्कुल यही बात है, ये हो जाएगी ना फिर तो। बिल्कुल। अगर आप मुझे दस्तार बांधेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ग्रुप का या अपने उसका ऑल इन ऑल मुझे कर दिया, आप आउटसाइड पर हो गए। बिल्कुल यही कहलाएगा ना, आपका वो रुतबा उधर से ग्रुप से खत्म हो गया, मेरे लिए तो आप उस्ताद ही रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया, मतलब आपके यहाँ अगर दस्तार दे दी तो आप गए, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मैंने बांधी तो आप मेरे उस्ताद रहे। बस सिंपल, ये सादी, बिल्कुल सिंपल सादी चीज है इसमें, बिल्कुल और कोई चीज नहीं इसमें। अच्छा ये तो कंफ्यूजन दूर हो गई लो फ्लाइंग के। लो फ्लाइंग, हाई फ्लाइंग का तो सबको पता है, हाई फ्लाइंग का तो उनके अपने रूल्स हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। अब उनके भी लो फ्लाइंग की गेम की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं जी। लो फ्लाइंग कबूतर जो है, मेन चीज अब आपसे पूछ रहा हूं अभी, क्योंकि हमारा असवज के टूर्नामेंट गुजरे हैं हाई फ्लाइंग के, उसमें एक शख्स हैं जो चैंपियन हुए हैं, उस्ताद जैन मत्ता साहब, खुरम के शागिर्द, पीर फवाद साहब की छत पे जो खुरम है अमरा कल, उनके कबूतरों पे एक एलिगेशन आया था कि इनके कबूतर नीचे फिरते। अच्छा वो बंद भी होते थे लेकिन नीचे भी आ जाते, लेकिन उसका कहना ये है कि मेरे 4-4, 5-5 साल पुराने कबूतर है, मौसम को ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जरा धुंधी धुआं या कुछ इस तरह सा होता था और कबूतर जो है पहले ही नीचे आ जाते थे। और ये कबूतर अक्सर औकात इसी तरह हो सके, मैंने कोई कबूतर नया डाला ही नहीं ना, सारे कोई 5 साल उड़ा हुआ है, कोई 3 साल उड़ा हुआ है, कोई 4 साल उड़ा, तो वो कबूतर नीचे उसके, और इस पे एलिगेशन आया था कि जी इनके कबूतर नीचे फिरते हैं, शायद इनमें वो पर है। पहली कंफ्यूजन तो आपने ये दूर करनी है। अभी हम हाई फ्लाई की तरफ जा नहीं रहे, मैंने सिर्फ आपको जिक्र किया है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। क्या लो फ्लायर कबूतर भी बंद होके उड़ते? अगर उड़ते हैं तो कितना टाइम तक उनका बंद रहना जरूरी है, या कितनी हद तक वो बंद रह सकते हैं, और क्या वो नीचे ही फिरते हैं, या ये आप लोगों ने उनको कुछ इस तरह ट्रेनिंग देनी होती है कि ये नीचे फिर? बड़ी अच्छी बात है आपने कामरान भाई, इसमें जो लो फ्लायर हैं इनको जो ज़्यादा चंद नस्लें ऐसी हैं जो नीचे उठती हैं, चंद नस्लें लो फ्लायर, और चंद नस्लें जो बहुत गहराई पकड़ती हैं। अच्छा। वो भी लो फ्लायर हैं। अब यहाँ पे एक दफ़ा 2004 की बात है, हमने प्यारा एक उड़ाया था 2004 में, उस वक्त नया नया शौक था, लाहौर में हमने कबूतर रख लिए, तो प्यारा हमने किसी के साथ 10-10 हज़ार रुपया हमारा लग गया, तो वो खैर हमने प्यारा उड़ाया, तो सुबह जब कबूतर उड़े तो वो कबूतर सारे बंद हो गए आपके। हाँ जी। तो पहला कबूतर जो था वो नयाब साहब उस वक्त छत पे थे, तो पहला कबूतर ही शाम 6 बजे वहाँ गहराई से निकला, पहला कबूतर 6 बजे गहराई से निकला, और आखिरी जो है वो 6:45 बजे बैठा। ये 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हम पहले कबूतर के साथ ही जीत गए, और आगे फिर वो प्यारे हमारे कैंसिल हो गए उनके साथ। उन्होंने कहा कि ये मुख्तलिफ कबूतर हैं और काली आंखों के थे, पीली आंखों के थे। तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि इनमें गहराई आपने खुद डालनी होती है, और चंद कबूतर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नस्लें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं। अब हमारा पहले कानून 1 घंटे में दिखाना होता था, इसलिए ये 7 बजे छोड़ते थे, पानी ज़्यादा देते थे, कबूतर 9, 9:30, 10 बजे तक नीचे फिरता था।
तो उस वक्त फिर ये आद में गहराई में ये फिरते रहते थे। अब जितनी मेडिसिन या जितना मॉडर्न दौर आ गया है तो ये अब गहराई जो है ये इनको 6-7 घंटे 8 घंटे गहराई का टाइम देखें, टोटल 3 घंटे ही होता है गर्मी का। वो टाइम है आपका 12 बजे से लेके 3 बजे तक, उसके बाद मौसम नॉर्मल हो जाता है। जो कबूतर ये गहराई पकड़ जाए वो फिर शाम किसी वक्त भी बैठेगा। कई दफ़ा आप देखें कि एक कबूतर 3 बजे बैठ रहा होगा, वो ख़त्म हो रहा होगा, एक कबूतर 6 बजे बैठ रहा होगा, तंदुरुस्त होगा। ठीक है, बिल्कुल हशाश बशाश होगा। तो इनमें भी ब्लड लाइन है और उसके बाद फिर इनकी ट्रेनिंग का अमल है। और बाकी जहाँ तक शनाख्त की बात रह गई तो आपको इस बात के लिए मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि शनाख्त इनमें नहीं होती। कई कबूतर आप आके देखेंगे तो आपको लगेंगे कि ये हाई फ्लायर है और वो प्योर लो फ्लायर हो रहे होंगे। ठीक है, इनमें शनाख्त का कोई अमल नहीं है। हमने तो उस वक्त भी ये बात करी थी, अब तो बहुत ज़्यादा दुनिया आगे क्रॉस भी डाल रही है काफ़ी ज़्यादा जगह पे, लेकिन इनमें शनाख्त का कोई अमल दखल नहीं है। और गहराई मैं 2004 की आपको बात बता देता हूँ। एक इनके ग्रुप में सारा इल्म होगा, मैं इखलाक खान साहब को ले गया बाजी दिखाने के लिए। उनका भी ये ख्याल था कि ये कबूतर शायद नीचे उठते हैं। ये 2004 की बात है। तो मैं ले गया इन्हें, वो हमारी बाजी उड़ रही थी तो ये हम 11 बजे वहाँ पहुँचे हैं। शायके इनके दोस्त थे, वो फौत हो गए हैं, सरदार सदीक डोगर साहब, उन्हीं के गांव में बाजी थी। सरदार तनवीर उस वक्त वहाँ पे थे, उन्हें भी बड़े अच्छी तरह से वो शायद देख ये वाकया आपने सुना है, लेकिन ये भी बताया ना किस वजह से लेके गए थे। वो खान साहब कह रहे थे कि ये कबूतरों मैंने देखे हैं कि ये नीचे फिरते हैं। उनके लो फ्लायर का लफ्ज़ जब आता है तो वो कहते थे नीचे नीचे फिरते हैं। तो मैंने कहा खान साहब ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गहराई पकड़ते हैं। तो वो जो नस्लें वहाँ लगी हुई थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ती थी। तो खान साहब को मैं ले गया, ले जाने के बाद जब 11 बजे हम पहुँचे तो उस वक्त ज़ीरो में फिर रहे थे। तो उनका ख्याल था कि शायद ये बहस होती थी कि ये डराने से उड़ते हैं, इस तरह से उड़ते हैं। वो रूल्स और हैं, वो मुख्तलिफ रूल्स हैं। तो वो कबूतर 2004 में गहराई पकड़ के ज़ीरो में उड़ रहे थे। ये 2 बातें बल्कि मैं आपको सुनाऊंगा, ये ग्रुप में सारी बात आपको बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। तो वो गहराई में उड़ रहे थे तो उस वक्त बंद हो गए, 11 बजे बंद हो गए। वो खान साहब बैठे हुए, अब शाम 5 बज गए। खान साहब ने कहा शेख साहब ये आएंगे। मैंने कहा खान साहब बाजी वाला कबूतर इंशाल्लाह नहीं जाता, ये आएंगे लाजमी। सही। 5:45 बजे जी वहाँ पहला कबूतर नज़र आया। अब 10 बजे से ऊपर गए, 5:45 बजे पहला कबूतर नज़र आया। एक वाकया ये था। ठीक है। और एक वाकया बड़ा मशहूर है इस वक्त, वो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, चेयरमैन साहब, इनको भी इल्म है, इनके ग्रुप में भी ये बात है। मैं मियाँ नज़ीर साहब के पास गया तो उन्होंने एक बच्चा मुझे दिखाया। उन्होंने कहा ये शेख साहब जहाँ हम हार जाएं ये एक दे देते हैं तो हमारी बाजी इंशाल्लाह हमारे घर में वापस आ जाती है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि आपके कबूतरों की तरह ना ये नीचे नहीं फिरते। अच्छा, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मुल्तान में वो मैं ले गया, वो बच्चा एक मुल्तान वो लगा लिया, हमने छतरी भी लगाया। मियाँ नज़ीर साहब को तकरीबन 15-20 दिन के बाद वहाँ मेरी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो प्रोजेक्ट भी मैं वहाँ ज़्यादा टाइम गुजार रहा था। मैंने इन्हें दावत दी तो ये 20 दिन के बाद वहाँ आ गए मेरे पास। तो सुबह हम नाश्ते की टेबल पे 6 बजे का टाइम था, 6 साढ़े 6 बजे 6 बजे। तो मैंने कहा ये देखें ये आपका बच्चा, और ये बड़ा खूबसूरत निकला है, ये फ़लाँ से है, फ़लाँ से, बड़ी अच्छी उनकी ब्लड लाइन थी। तो वो हमने छोड़ा तो वो नीचे नीचे फिरने लग गया, तकरीबन छत से कोई 10-15 फुट ऊंचा। तो एक हमने लो फ्लायर मंगाया, वो लो फ्लायर मंगाया, वो भी दिखाया, उन्होंने कहा जी ये भी बड़ा ज़बरदस्त। उसे छोड़ा तो वो बंद हो गया उसी वक्त। और जब वो बंद हो गया तो ये अब मियाँ रऊफ साहब भी उस वक्त हयात थे, वो भी मौजूद थे, नयाब साहब भी आए हुए थे, नयाब हैदर साहब। तो वो नीचे 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 निकले, शाम 5 बज गए 5, और वो नीचे फिरता रहा। और लो फ्लायर जो था वो ज़ीरो में गहराई में, काली आंखों का सफ़ेद कबूतर था, सफ़ेद नोक का, वो गहराई में फिर रहा था। मियाँ नज़ीर साहब दोनों उड़ रहे थे। यहाँ पे भी मेरे पास सवाल है। अच्छा। ये अच्छा, वो उन्होंने कहा जी ये आपने क्या कर दिया, कैसे कर दिया? तो मैंने कहा एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये बात उनके ग्रुप में हर बंदे को ऑलमोस्ट पता है। तो आप
कबूतर को जहां पे लगा, अब लोग देखे ना मोटरसाइकिल पे लगे होंगे, हाथों पे लगे होंगे, हाँ हाँ, वो हर जगह पे कबूतर जिस तरीके से आप अपना ट्रेन आप करना चाहें। कबूतर के पंजे में कभी किसी वक्त में कपड़ा बांधे तो कबूतर टिकता ही नहीं था, कहाँ कहाँ घूमते फिरते। आज लोगों ने पाकिस्तान के झंडे बांध के हाथों में बिठाए, ऐसी है। ऐसे ही हाँ। बिल्कुल सही। तो ये है ट्रेनिंग ही है। जी, जी, अच्छा, training। ये दो चीजें आ गई वो आपकी इस वाक्य से ना, ये मियां साहब वाले वाक्य से। अच्छा, एक तो क्लियर हो गई कि ट्रेनिंग से वो नीचे आ गए। अच्छा, एक बात कही जाती है कि जो लो फ्लायर कबूतर हैं ये बंध के उड़ते हैं। बंध के उड़ते हैं मतलब एक दूसरे के साथ मिल के उड़ते हैं, कि इकट्ठे उड़ते हैं, अकेले अकेले ज्यादा नहीं उड़ते जी। या अगर उड़ते भी हो तो इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आपने बताया कि एक उनमें जो आपने लो फ्लायर छोड़ा था वो ऊपर चला गया, वो वहीं उड़ता रहा, नीचे वाले की उसने परवाह नहीं की, वो नीचे नहीं आया। देखिए कामरान भाई, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसकी कंफ्यूजन इसलिए मैं कि इसकी आपको चलती गले रहती है काट अक्सर, देता हूँ। आपने नहीं, सुना नहीं। ही होगा चमकगोइयां कुछ जी, जी, इस हाँ। तरह की भी हैं कि जी फलां के जुड़ के बैठ रहे हैं तो नहीं, जो अच्छा कबूतर होगा ना, हम्म, हम वो जोड़ा ही नहीं रखते जो जोड़ के उड़े। अच्छा, हमारे यहाँ हम जोड़ा भी नहीं रखते, तो जो कबूतर के साथ कबूतर जुग बना ले हम उसे अच्छा नहीं समझते। हम्म, हमारी कबूतरबाजी में कई कबूतर हमारे देख लें वो जुग करते ही नहीं है, वो कबूतर को छोड़ जाते हैं। हाँ मैंने एक कबूतर- बाजी जो बारीपुर वाली देखी थी, आपने तो वो देखा? बच्चा नीचे था तो मादा ऊपर रह मादा गई थी। ऊपर चली गई थी, हाँ। अकेली थी। ठीक है, एक जो हमारा और, पहले और बैठ जो गया था। कबूतर उड़ रहे थे हाँ, तो उनके वो साथ अलग वो अलग। जाके नहीं लगी। नहीं, वो आ जाते थे, वो लाल कबूतर था, आ जाते बार बार लगता वो था। आपने खुद देखे। हाँ, अच्छा कबूतर हमेशा जिंदगी में याद रखें, वो जुग करेगा ही। माड़े कबूतर जुग करेंगे, वो लू लेंगे कबूतर की। आसरा अच्छा कबूतर माड़ा कबूतर जो है वो आसरा करेगा। अच्छा कबूतर तो 1 मील जो है वो निकल जाएगा दूर। वो जो कबूतर को देखेगा वो कोशिश करेगा कि ये आपने कभी बैरी का शिकार देखा होगा कि जब बैरी ने पकड़ना हो तो कम से कम 1 माइल जाके दूर जाके ना वो उसे वापस आके उसे पकड़ती है, उसके साथ ही नहीं चक्कर मारती। सही। और जो कबूतर भी होता है ये कम से कम 1 मील दूर चला जाता है और उसे छोड़ जाता है कि ये किसी तरह से बैठे और फिर मैं वापस आऊं घर में जीतने के बाद। इतने समझदार थे। अच्छा, ये जुग करने का इस पे कोई नहीं, वहाँ बस सिंपल चीज है, जो जुग करने वाला कबूतर ना हम लोग नहीं पसंद करते। और हमारे जितने भी उस्ताद हैं या हमारी जो गेम है उसमें हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छे कबूतरों में नहीं है। अच्छा, एक चीज और कि मियां साहब के कबूतर उड़ता रहा, शाम तक तो उड़ गया, शाम तक उड़ा, 6 ये बजे तक बात उड़ा। तो 5:30 100% है कि उनके घर के कबूतर बड़े अच्छे थे और बड़े अच्छे बहुत होते थे, बड़ी परवाह। अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन ये पहचान वो कहाँ चलेगी जो उस्ताद पकड़ के कहते हैं ए नीमा उड़ता होएगा, ए लंबा चलता होएगा, ए बंद जाएगा, ये पहचान ये कहाँ चलेगी? क्योंकि वो तो हाई फ्लायर था और आपका लो फ्लायर। वो बड़ा अच्छा है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो इसमें फिर एक एलिमेंट आ जाता है ट्रेनिंग का। अब हमारे पास एक ट्रेनिंग का एलिमेंट बहुत बड़ा था कि जिस तरीके कार से हमने उस बच्चे पर बड़ी मेहनत की कि इसको हमने नीचे ही उड़ाना है, तो एक वो ट्रेनिंग का एलिमेंट था, वो ट्रेनिंग से वो नीचे उड़ा। लेकिन उसमें वो जो ब्लड की खसलत थी, जो खसलत थी वो ऊंचा जाने वाली थी, वो कैसे खत्म हुई? फिर वो मैंने बताया ना ट्रेनिंग। अच्छा नहीं, आप मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जी ब्लड अच्छा खसलत कहीं ना कहीं असर करती बड़ी है। खूबसूरत बात है ये, इसका जवाब मैं आपको, एक जानवर है पैराग्रेन बेरी, हाँ ठीक है, उसे आप पकड़ लेते हैं। अब उसके जीन्स जो है वो तो जंगली होते हैं और 7 साल 6 साल वो जंगलों में रही और वो वाइल्ड शिकार खेल रही। 4 महीने के बाद घुंघरुओं पे लगी, वो आपके हाथ पे लगी होती है। उसकी जबिल्लत जो है वो तो है शिकार खेलने की, बंदे को देख के दूर भागने की या इन चीजों की। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी उसी बैरी के अंदर 4 महीने के अंदर ऐसी रॉकेट साइंस डाल दी कि वो आपके हाथ पे शिकार खेल के वहां बैठ के आपको शिकार मार के दे रही है। वो कहाँ गई उसकी बाकी सारी चीजें जो अच्छा, 7 साल में एक खसलत तो उसमें रह गई ना कि वो शिकार ही खेल रही। शिकार खेल रही है ना। अच्छा, वो भी आपने सिखाया। अगर ये भी आप उसकी जिंदगी से निकालना चाहें तो वो निकल जाएगी, वो हाथ में देंगे वो खाएगी, खाती ठीक है ना। सही है। लेकिन वो उड़ना तो छोड़ गई ना, जो अपने जंगल में वाइल्ड उड़ रही थी। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, सॉरी, ये हैं काशिफ बिलाल साहब अल वहाब फर्निशियर्स वाले, इनके भाई हैं आसिफ जमाल, ये कराची से। तो कराची में ना ये
उकाब वगैरह स्टेप ईगल टाइप के छोटे, हमारे यहाँ छोटे होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो किसी ने उनको वाइल्ड गिफ्ट कर दिया ना, वाइल्ड था, उसके पाँव में जंजीर बंधी हुई और उससे ना 10-10 फुट 20-20 फुट दूर हर बंदा उसको देख रहा है। हम भी थे, इसने उसके टिकटॉक भी बनाया था उसको ना। वो सुबह को घर से बाहर, जैसे कि घर से बाहर नहीं एक छोटा सा लॉन होता, उसमें बांध देते थे कि अंदर कहीं बच्चे ना इसके पास चले जाएं। वो मारता था कि कहीं कोई बोटी छोटी ना नोच ले बच्चों की। तो वो बांधा हुआ, तो कहीं चीलों ने उसको तंग किया और उसने जो जोर मारा ना वो उड़ गया। अच्छा, टूट गई रस्सी। हाँ, रस्सी टूट गई, वो उड़ गया। तो आसिफ भाई कह रहे यार आज सुबह तुम अच्छा उसकी तारीफें कर रहे थे कि इतना खूबसूरत है, इतना ये है, नजर लगा दी तुमने, मेरा वो बाज उड़ गया, वो काब उड़ गया मेरा। तो मगरिब के बाद फिर फोन आया उनके, कहते वो तो वापस आ गए। ओह, अब ये देखिए ना ये उसकी खसलत खत्म हो गई ना। बस सर इसके साथ कि कम तर है वो इल्म जो ज़बान में रहे। बिल्कुल सही। कम तर है वो इल्म जो ज़बान में रहे, बुलंद है वो इल्म जो किरदार में रहे। क्या बात है। ठीक है ना, वो बुलंद है। आपने अमल करके दिखाना है, अमल से जिंदगी है। और बुलंद वही है जो किरदार में है आपके। बिल्कुल सही हो गया, ये उसके किरदार में है। बाकी किरदार में है। ये आम सी चीजें हैं, ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि कबूतर नीचा रह जाए ऊपर रह जाए, बड़ी बहुत ही छोटी चीजें। आपके कबूतर आप कहें कि सारा दिन बंद ना हो, वो आज आसमान में फिर जाएंगे, ये कौन सी बात है। ये हमारे लिए तो कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। बाकी ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। अच्छा, एक चीज, एक आपके यहाँ गेम में एक टर्म यूज होती है मोड़। अब ये मोड़ क्या चीज है? ये बाजी है, कोई लोग कहते हैं ये खेल का हिस्सा है, कोई लोग कहते हैं ये जो शाम को दवाई देते हैं उसको कहते हैं। तो मोड़ होता क्यों है, मोड़ देते क्यों है? और एक चीज बीच में साथ ही कि मोड़ पे हम कहते हैं कि कबूतर आया शाम को और सुबह फिर उड़ाना है, तो उसको कब रेस्ट का टाइम मिलेगा, उसको कब, उसको ठंडा गर्म ये वो, ये क्या ये चीजें फेक हैं, ये होती हैं या नहीं होती हैं? मोड़ जो है बेसिकली एक मेडिसिन का नाम है। बेसिक मोड़ एक मेडिसिन का नाम है। ठीक है। और वो मेडिसिन उस वक्त दी जाती है कि जब कबूतर, हमारे यहाँ रूल है कि अगर एक दिन में बराबर हो, मतलब शाम 7 बजे तक उड़ेंगे कबूतर, 7 के बाद यही कबूतर जो 7 करेंगे उसके बाद जाल खोल देंगे। तो हमारे अपने रूल हैं, तो उनके बाद जाल खोल देंगे, यही कबूतर अब नेक्स्ट डे उड़ेंगे फौरन। नेक्स्ट नागा नहीं होगा। तो अब काम आ जाता है कि वो घंटे के अंदर उनकी एनर्जी जो है वो पूरी करनी होती है, तो वो मोड़ दिया जाता है। अच्छा। और हमारे कबूतरबाज बहुत सारे इसको गलत टर्म्स लेते हैं, ये याद रखिएगा। मोड़ उस सूरत में दिया जाता है कि अगर कल आपने उड़ाना हो तो, अगर एक दिन का वक्फा और आपने मोड़ दे दिया तो आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। ये सबको हम बता भी रहे हैं कि अगर एक दिन का वक्फा दे दिया तो ये समझिएगा वो कामयाब नहीं होगा। मोड़ उस सूरत में कामयाब है कि अगर आपने नेक्स्ट डे उड़ाना होगा, क्योंकि हीट होती है बहुत ज्यादा उसमें उसी वक्त जो एनर्जी है वो इतनी बूस्ट कर देता है, उसी वक्त वो बूस्ट कर देता है कि उसी वक्त आपने खुराक देनी तो खींच के वो मारेगा और नेक्स्ट डे आपने उड़ा लेना। अच्छा सर, जब कबूतर उड़ के आया तब भी तो वो हीट अप हुआ था, उसको मजीद हीट दे देंगे हम? जी, अगर हीट देंगे तो खुराक, अगर आप उसे हल्का सा ठंडा कर देंगे तो कुछ भी नहीं करेगा। उसे हीट देंगे तो वो चलेगा ना जी। सही। तो अगर आप उसे सम्मिल घड़े का पानी दे देंगे तो तो सुबह 10 बजे ही बैठ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि अब जाहिर बात है लोग सुनना चाहते हैं, आप जैसा लेजेंड बैठा हो ना, तो कबूतरबाजी भी तो फिर होनी चाहिए ना थोड़ी। तो ये कबूतर की जो संभाल है, इसमें अक्सर उस्ताद कहते हैं फलां के कबूतर यार तल्ख हो गए थे, और यार फलां ने कबूतर ही बड़े ठंडे कर दिए थे। तो इसकी पहचान कैसे होगी और उसकी संभाल कैसे होगी, इसको कैसे देखा जाएगा? जी सर, ये अब बड़ी खूबसूरत बात की आपने। यही चीज है जो उस्ताद को पता चलती है। हाँ। वो है उसकी ड्रॉपिंग। क्या बात? जो ड्रॉपिंग है उससे पता चल जाता है कि ये कबूतर हीट अप है या ये कबूतर ठंडा हो गया। ये तो 1 सेकंड के अंदर आप कबूतर फट्टी पे छोड़ेंगे, हमें फौरी तौर पे वहीं पे उस्ताद को पता चल जाएगा कि ये हीट अप है या ये ठंडा हो गया। फट्टी पे छोड़ने से कि उसी वक्त ड्रॉपिंग से पहले ही पता चल जाएगा। ये चीज ड्रॉपिंग से पहले, यही उस्तादी है ना जी। उस्तादी, आप उस्ताद किसे कहते हैं? आप ये देखें ना कि
यहाँ पे बहुत सारे खाना बनाने वाले हैं, उनकी 6-7 किताबें हैं, ठीक है जी। और जिन्होंने 7 किताबें लिखी हुई हैं, अगर आप किताब को देखें और वो खाना बनाएं तो आपसे वो वाला खाना नहीं बनेगा। सही बात है, ठीक है ना। हकीकत। वो खाना कौन बना सकता है? वो भी उस्ताद ही बना सकता है। अगर 1 सेकंड में वो देखेगा तो उसे पता चल जाएगा बिल्कुल कि इसकी ये रेसिपी है। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा, मैं उस तरह का उस्ताद बन जाऊंगा, तो भाई वो चम्मच हिलाने का तरीकाकार, वो ही नहीं हीट का तरीकाकार वो नहीं होगा। वो आपने उस्तादों से ही सीखना है। लास्ट ईयर ऐसे हुआ कि असवज में ना गर्मी थी, तो 42-43 तक लाहौर गया, 44 भी गया था। ठीक है। तो हम आपका इंटरव्यू लेके वापस आ रहे थे, तो मेरे उस्ताद मेरे साथ थे, शेर अफगन साहब, आपको याद होगा जी। तो हमारे लाहौर के एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार शेर अफगन आया हुआ है तो मेरी तरफ भी आ जाए, जरा खाना वाना रात को खाते हैं। हम आपके तरफ से ना डायरेक्ट उधर चले गए, खाने से फारिग हुए रात के, तो उन्होंने कहा आपको मैं कबूतर दिखाता हूँ जो इस दफ़ा असवज में हमने उड़ाने हैं, ऊपर चलते हैं। हम ऊपर गए तो कोई 8-10 फुट का फासला होगा, जो उस्ताद जी खड़े थे, तो उसने ना लड़के को कहा कि अंदर से कबूतर निकाल। वो कबूतर यूं करके आए, यूं आके वो फट्टी पे बैठे ही हैं, तो मैं पास खड़ा हूँ, तो उस्ताद कहते हैं कबूतर तो खराब हो गए सारे। क्या मैं क्या यार अभी ना बोल, पहले देख तो लो कुछ। वो इतने मेहनत से इतने प्यार से वो लेके आया, ऊपर आए हम, तो उन्होंने कहा यार मैं क्या देखूंगा, सामने नजर आ रहा फला कबूतर, देख वो देख वो देख। अच्छा मैं देख रहा हूँ तो मुझे भी खराब नजर आ रहे हैं कि वाकई भी वो लग भी रहे हैं, फील हो रहा है, लेकिन वो पहली झलक में मुझे भी नहीं पता चल रहा था। तो ये ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होती है। मेरे उस्ताद से तो चले मैं कर लेता हूँ बातचीत, आपसे भी मैं कर लेता हूँ। तो ये हम दोस्तों को कैसे बता सकते हैं कि यार ये पहचान है इसकी, क्या कबूतर की कोई मिजाज में फर्क आ जाता है? सर ये एक जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो आप देखें ना, वो एक अच्छे प्लेयर है। आपका वो शेर अफजल साहब जो हैं, वो एक अच्छे प्लेयर हैं। अब उन्होंने हजारों लाखों, आपके हाथों से शायद 100-200-500-1000 कबूतर तैयार हुआ, तो उनके हाथ से शायद लाख कबूतर तैयार हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनके हाथों को पता चल जाता है कि वो तो फट्टी पे आके बैठेगा, तो ये तो उनके लिए आम सी चीज है। बिल्कुल ऐसे। तो ये उस्ताद के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये चीज का पता करना कि ये हीट अप हो गया है या गर्म हो गया है। असल चीज जिंदगी में याद रखिएगा, कबूतर की टोटल है ही संभाल। टोटल संभाल। जिस बंदे ने अच्छे तरीके से कबूतर को संभाल लिया, समझ ले वो बाजी नहीं हारेगा। क्या? बस वो बाजी नहीं हारता। बाकी जब आपका कबूतर तैयार ही इतना होगा तो उसको आप ना भी कुछ देंगे खाली, तो वो हमारे ये 1-2 उस्ताद साहब वो बनाते, जब कबूतर तैयार होता था तो उन्होंने कहा कि रात को एक काली मिर्च इसको हम अगर आप कहें तो दे दें कबूतर जरा। उन्होंने कहा इतनी गर्म चीज आप देने लगे कि कबूतर अगर फुल तैयार है तो काली मिर्च भी उसके लिए बहुत ज्यादा है, अगर कबूतर पूरा तैयार है तो। बिल्कुल सही। तो अब चूंकि कबूतर तैयार ठंडा हम ज़्यादा रखते हैं तो इसलिए हीट अप ज़्यादा करना पड़ता है, मेडिसिन मारनी पड़ती हैं, गर्म करना पड़ता है कबूतरों को। तो आजकल दौरा मेडिसिन का ज़्यादा आ गया है, तो इसलिए ज़रा ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना तो उस्ताद के लिए तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और एक आपने बात की कि बंद के उड़ने वाली बात, जो कबूतर की थी। अब ये हम लोग कहते हैं कि ये पट्टी वाले कबूतरों की ब्लड की खसलत है, आपने उसको कहा कि हम वो कबूतर नहीं, तो वो आप उड़ते कबूतर से ही अंदाजा लगाते हैं कि स्ट्रक्चर से भी अंदाजा हो जाता है? हमारे पास जो ज्यादा पैरामीटर है वो हम कबूतरों की नंबर 1 ब्लड लाइन और नंबर 2 परवास। ब्लड लाइन तो वहां पे खत्म हो गई ना सर? नहीं, जहाँ वो मियाँ साहब के कबूतर को आपने नीचे लगा दिया। नहीं, वो ब्लड लाइन और परवास ये दो। अब देखे ना, वो बाजी में नहीं आया, अभी मौसम ठंडा था, सही, बाजी में तो नहीं ना आया वो। ठीक है। अब वो ब्लड लाइन का पता होता है कि पूरी ब्लड लाइन इसके माँ बाप दा, अब 5-6-8 नस्लें हमारे पास महफूज हैं कबूतरों की। तो उन्हीं ब्लड लाइन से कि इनके पेरेंट्स दादे ने परदादे ने क्या किया है, उसी प्रवास के मुताबिक हम ज्यादातर काम करते हैं। अच्छा, उस्ताद अकरम मक्की साहब ने एक इंटरव्यू में किसी को कहा था, उनके पास भी माशाल्लाह बड़ा इल्म है, तो मुदस्सर भाई का अक्सर आपके साथ बैठना भी होता, तो शायद आपसे जिक्र हुआ हो या आप दोनों की भी इस चीज पे कन्वर्सेशन
किस आपके आपसे हुई? उन्होंने कहा मैं एक जोड़ा लगाता हूँ तो उसके दो जोड़े लेता हूँ बस, एक पहली और दूसरी, उसके बाद नहीं मैं वो जोड़ा लगाता, तोड़ देता हूँ या फिर बाद में दोबारा लगाते होंगे, लगाते हैं कि नहीं? क्या आप भी ये बात मानते हैं कि एक पेड़ को अगर हम मुस्तकिल लगा के रखेंगे तो उसके बच्चों में खराबियां आना शुरू हो जाएंगी? कामरान भाई, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं न्यूट्रिशन पे। हाँ, ये बात है। अब कई जगह पे मैं अगर ऐसी ही कोई मिसाल हो तो मैं आपको चौथी झोली के भी बच्चे ऐसे उठते शाम तक दिखा दूं तो कि चौथी झोली है, तो केयर पे आ गया साल आपके, हाँ। पूरा लगा रहा है। तो वो हर बंदे का अपना तरीक़ेकार है, उनका अपना तरीक़ेकार है, हमारा अपना तरीक़ेकार है। तो ये गेम सारी न्यूट्रिशन की है। अगर फिट रहेंगे फिट रहेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है, तो थोड़े कमज़ोर होंगे तो फिर आगे इशू आ जाता है इन चीज़ों का। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर हमारी न्यूट्रिशन और प्लस हमारी केयर, कि हम उनको देखते भी रहे हर चीज उनकी, न्यूट्रिशन आपकी पूरी हो, हाँ। 100% न्यूट्रिशन हो तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछनी है कि ये जो कबूतर अक्सर औकात हमारे जो हाई फ्लायर कबूतर हैं, इनमें एक नए कबूतर ऐड हुए हैं, बड़े अरसे से पुराने कबूतर हैं, ननकाने वाले लाखे कबूतर, ननकाने वाले लाखे बड़े ही नायाब कबूतर हैं, इस वक्त बड़े लोगों के पास है। अमूमन वो कलर नहीं छोड़ते अपना। तो ये जो कलर ना छोड़ने वाली गेम है, ये लाखे कबूतर, जालदार से लगाया तो लाखा ही निकाल रहे हैं, डब वाले से लगाया तो लाखा निकाल रहे हैं, गोल्डन से लगाया तो लाखा निकाल रहे हैं, सफेद से लगाया तो लाखा निकाल रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि ये कलर इतना पक्का क्यों है इनका? कलर्स की कोई गेम भी इसके बारे में मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, कलर पे नहीं, कलर्स पे मेरा इतना ज्यादा है। ब्लड लाइन जिनकी स्ट्रांग होगी वो जीन्स अपने पे ज्यादा लेके जाते हैं, जिनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी वो ज्यादातर जीन्स अपने पे निकालते हैं, बस यही होता है। और चूंकि उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी और नस्ल दर नस्ल जो है वो इनमें ज्यादातर क्रॉस होगा कि टैडी के साथ गोल्डन लगा हुआ है और गोल्डन के साथ फिर दोबारा कोई और नस्ल लग गई है, तो इनकी थोड़ी जिसकी कोई क्रॉस कमज़ोर नस्ल का आया होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग नस्ल का है कि 6-7 नस्लों से ही वो लाखे चले आ रहे हैं, तो वो जब लाखा लगाएंगे तो वो लाखा ही निकलेगा। अच्छा, ये वजह हो सकती ये वजह एक ज़्यादा मेन यही वजह होती है। हाँ, ये वो शुरू से ही लाखे लगे आ रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि वो आप मुख्तलिफ कबूतर लगाएंगे, उसमें क्रॉस होगा किसी ना किसी का, आपको चौथी पांचवी नस्ल का ही नहीं पता होगा कि इस कबूतर के पीछे कौन सी नस्ल ज्यादा काम कर रही या कौन सी नस्ल का क्रॉस है। बिल्कुल, तो इसलिए वो लाखा ज्यादा निकालेगी। मेन चीज जो है ये चीज आ जाती है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, ये थोड़ा सा सवाल जो ना अक्सर मैं 1-2 असातिज़ा से किया है, उनसे जवाब भी इस पे लिए, तो उस्ताद मियां हसनपुरी साहब ने भी इस पे जवाब दिया, मियां हामिद साहब ने भी। ये इन ब्रीडिंग क्या होती है, लाइन ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग कितने किस्म की होती है? गुड क्वेश्चन। आप जितना अच्छा बता सकते हैं ना, वो ये जरा जरूरी सवाल है, क्योंकि कई जो लोग कहते हैं जी बाप बेटी का जोड़ा नहीं लगाना चाहिए। जो आप कहते हैं ना लाइन ब्रीडिंग, बाप बेटी का जोड़ा लाइन ब्रीडिंग है। सही हो गया, ठीक है। अब एक नस्ल अगर लाइन ब्रीडिंग आप ले भी लेंगे तो आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर आप ये तो अब बड़ी आम सी चीज़ है, आप सर्च लगा लें, उसके बाद भी ब्रीडिंग क्या चीज़ है। हाँ जी, उसके बाद भी लोग नहीं करते। नहीं, देखें, आप ना करें या मैं ना करूं, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन एक हमारी चूँकि तहकीक नहीं है, एक जेनेटिक्स जो है ये गोरे ने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है। अब ये उसे बोलते हैं लाइन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग ये है कि आपकी आपस में जब कज़न मैरिजेस डबल हो जाए तो उसे इन ब्रीड हो जाता है, तो उससे जो फॉल्ट हैं वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं। वो फॉल्ट से मुराद की बीमारियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, उस खुड्डे में झोला ज़्यादा पड़ जाएगा, अच्छा, उसके पर खराब हो जाएंगे, जेठ में वो काम नहीं करेंगे, लंबे लंबे पार हो जाएंगे, लंबे पार हो जाएंगे। तो इन ब्रीडिंग का तो फॉल्ट आ जाता है। तो लाइन ब्रीडिंग का कोई फॉल्ट नहीं आता। लाइन ब्रीडिंग में बहुत कबूतर हमने उड़ते हुए देखे हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का फायदा, क्रॉस ब्रीडिंग का उस सूरत में फायदा है कि अगर आपने अच्छा क्रॉस दिया है, दोनों ब्रीड ही आपने स्ट्रॉन्ग दी, बहुत सॉलिड ब्रीड होगी तो वो अच्छा होगा। अगर आप समझें कि आप मुझे एक बात बताएं कि आपका कोई बहुत अच्छा कबूतर है और आपने उसके साथ लक्का लगा दिया है,
तो ये क्रॉस दे दिया तो वो क्या ज़्यादा तो नहीं उड़ जाएंगे? नहीं। अब उसकी चीज़ और है, उसमें भी आप अच्छा ही क्रॉस देंगे तो फिर आपके कबूतर बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप 3 नस्लें तो आप देखें ना, इतना बाहर से कबूतर आप ला नहीं सकते। गोरा जो होता है उसके बाद 2 जोड़े हुए तो वो समझ लें को होता है 18 साल की गेम में बना सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो एक हाथ आपने लाइन ब्रीडिंग का लिया और लाइन ब्रीडिंग के साथ ही आपने क्रॉस दे दिया तो वो इजी है। अच्छा, अब आपके लिए आपके नॉलेज में या जितने भी आज वीवर हैं उनको मैं एक तो शुक्रिया अदा करूँगा सबका कि जो सारे इस वक्त वीवर हैं हमारे। आजकल सॉफ्टवेयर मिल जाता है बड़ा इजी, सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसमें आप जोड़ा लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि ये आप लाइन ब्रीडिंग लगाने लगे हैं या क्रॉस ब्रीडिंग या इन ब्रीड है। सही। आप 2 नस्लें उसकी 3 पीछे डालेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है आजकल। तो आप वो सॉफ्टवेयर ले लें और उसमें आप जोड़े का अपना रिकॉर्ड रख लें तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 3 चीज़ें होती मैंने, एक होती क्रॉस ब्रीड, इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग, ठीक है ना। लाइन ब्रीडिंग जो होती है उसी नस्ल को उसकी पोती से लगा दिया तो ये लाइन ब्रीड का ओरिजिनल आपके पास आ गया। सही। और उसके बाद फिर आप उसको दूसरी नस्लों में क्रॉस देते चले जाएंगे। फिर 3 नस्लें 2 नस्लें कम से कम बाहर क्रॉस देके फिर एक लाइन ब्रीड कर लेंगे तो नस्ल ओरिजिनल आपके पास आ जाएगी। सही। और जब आप क्रॉस भी ज्यादा दे लेते हैं तो आप देखेंगे कई जगह पे कबूतर क्रॉस से भी खराब हुए हो जाते हैं, तो वो उड़ते नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। आप ये देखें ना कि क्रॉस से भी वो कई कबूतर जो है वो खराब हो जाते हैं। जी शेख साहब, जेनेटिक्स को हम अपने हाथ से नाप सकते हैं, माप सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली ये कबूतर फिट होगा? ये चीज़ तो नहीं हम। अब बड़ी ये सवाल अब बड़ा 1 करोड़ रुपए का सवाल चैलेंजिंग सवाल है। देखें, आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं उस पर क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं या नहीं करते? करते हैं। कोरोना जब आया है तो इसके इंजेक्शन लोगों को लगा के पहले चेक किया है भी कोई साइड इफेक्ट है या नहीं? पहले तो चेक किया या नहीं किया? बिल्कुल। ठीक है। आप सिर्फ उन उस्तादों का एक इम्तिहान ले लें जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनका एक इम्तिहान ले लें कि आप, मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं मिला या हम लोग इतने वो नहीं है कि एक केज में आप ले जाएं और उन्हें कहें कि भाई जिन 7 कबूतरों को मोहर लगनी है वो पकड़ते हैं, वो सिर्फ पकड़ लें, उनको अलग कर लें, उनको अलग कर लें। ठीक है। एंड जब बाजी आएगी तो अगर तो वो 7 ही रह जाएं तो फिर तो समझ लें ये टेस्ट हो गया। ये कोरोना से पहले समझ लें आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। उस उस्ताद का इम्तिहान ले लें, वो बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये अगर मैं किसी केज में जाके पहले कहता हूँ कि इसमें शनाख्त बहुत अच्छी है, इसमें वापसी बहुत अच्छी है, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो और एंड देखे ना जी मैंने बहुत अच्छा, अगर अमल ही कुछ ना हो उनका रिजल्ट वो सबसे पहले ही चले जाएं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, शाह साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, ये बैठे, कोई बंदा बाहर से आके ये बता सकता है कि इनमें सबसे अच्छा बॉलर कौन है? नहीं, नहीं बता सकते। नहीं बता, जब तक देखेगा नहीं, जब तक हम बॉल नहीं करा के बताएंगे देखेगा नहीं हमारी बॉलिंग तो कैसे ये तो फिर हम ये आज 22 करोड़ अवाम है उसमें से जाके पहले ही चेक कर लें कि ये पाकिस्तान का सबसे अच्छा बॉलर बन जाएगा या ये बैट्समैन बन जाएगा। उसने अमल करके दिखाना है, बैटिंग करके दिखाएगा तो वो चूज करेगा क्रिकेटर। सही। ठीक है ना, वो तब चूज करेगा। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस आप करके दिखाएंगे। अच्छा, आप किसी भी उस्ताद से उसके केज में उसे डालें, उसे कहेंगे भाई हमें ये गट्टियां डाल दे पैर के अंदर और ये बता दे कि यही 7 कबूतर आएंगे, ये 200 कबूतर नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ लें उस उस्ताद को आप सर्टिफाइड कर दें। तो बाकी मेरी तरह कई बंदे आपको ये बता देंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये माड़ा है, ये चंगा है। ये एक हर बंदे की अपनी सोच है, मेरी अपनी ये अच्छा मेरा किसी चैंपियन बताना होता है। मैं खुदा न खास्ता किसी आदमी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। सही। देखिए ना, हम पीछे लग जाएंगे इस बात के लिए। आपके पास ऐसा कोई अभी तक उस्ताद मुझे आप ही बताएं कि मेरे केज में मेरी अगले साल बाजियां हैं, टोटल 4 कबूतर उड़ने हैं, आप क्या मुझे कोई गाइड करते हैं? मैं उसके 10 लाख रुपया देता हूँ कि सिर्फ 4 ही कबूतर मुझे निकाल दे कि यही आपके बाजी में आने और बाकी आप जाया कर, इनको ज़िबा कर दे, निकाल दें। आप बताएं, आपके पास ऐसा कोई नाम है? नहीं सर। बस मेरा सवाल तो आपने मेरा जवाब दे दिया।
आप ठीक हो गया ना? अगर आप होते ना तो आज आप भी कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते। मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, इन्होंने कबूतर अच्छे बनाए हुए हैं, बात ये कबूतर तो वाकई इनके ही तो लिहाजा ये क्रिटिसाइज नहीं मैं कर, हर चीज का आपने तजर्बा करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। बाकी को कहे कि बाहर से जाके मैं 5-10% ऑफ मार्क्स दे सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, उनकी बहुत थोड़ी चीजें देख सकते हैं कि पार कुंदा ठीक है, अच्छा बुरा मैंने कहा अच्छा बुरा हम बता सकते हैं, चैंपियन नहीं बता ये सकते। नहीं कर सकते कि ये आप इतनी छतों पे जा रहे हैं, इतने माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं, आप जरा किसी छत का यही उस्ताद को ले जाके जरा ये एक दफा तो काइंडली एक वैसे जो ये बहुत ज्यादा खुद साख्ता अगर कोई समझदार बनता है तो उसे आप काइंडली छतों पे दावत दें, वो 50 छतों पे जाएं, वो छत का एक मैयर कर दें कि भाई ये छत जो है वो चैंपियन होगी, तो समझ लें वो उस्ताद जीत गया। अब जब छत हारती है तो वो कहता है कि भाई इनसे संभाले नहीं गए, यही बात होती है, इनसे संभालनी ठीक हुई, इनके वो उस्ताद ठीक नहीं था, तो नई चीजें शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप कैसे इस चीज को वो पकड़ सकते हैं? तो लिहाजा मैं इस पे यकीन नहीं रखता, प्रैक्टिकल पे यकीन। वो जैसे वो कहते हैं कबूतर आसमान में, घोड़ा मैदान में और आदमी इम्तिहान में। बिल्कुल सही। आप जब CSS का एग्जाम देने बैठते हैं तो कोई बंदा दूरबीन लगा के उसके हाथों से यही कह देते कि ये CSS के एग्जाम में भाई क्यों आप इतना तरद्दुद कर रहे हैं, इसी बंदे ने फर्स्ट आना है। ऐसा कर सकते हैं आप? तो जब इम्तिहान उसमें उसका पूरा आप इम्तिहान ले लेंगे तब वो बाहर निकल आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इन आदमियों में ये इंटेलिजेंट आदमी है, तो फिर उसको आप कैटेगरी वाइज जो है उसे ऑफिसर लगाते हैं। बिल्कुल ये चीज। लेकिन इधर मेरा एक क्वेश्चन है जी। मतलब मैंने आपको कई जगहों पे देखा है कि आप 20-25 कबूतर देखे, अगर आपने इतने तो वैसे देखते नहीं, 8-10 कबूतरों में जो कबूतर आपके हाथ में रुकता है आप कहते हैं यार इस खुडे की जान है, वो शाम बैठ रहा होता है, ये क्या चीज है फिर? देखें, और उसके बच्चे भी उड़े होते हैं। इमरान भाई, वो एक तजर्बा हो जाता है उड़ने वाले कबूतर की जो लास्टिक है। हाँ। जैसे सैंडो जो होते हैं ना, उनके अगर आप जिस्म देखें तो वो बने हुए होते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस हो गया है कि वो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी जब हाथ में आता है कबूतर तो उस वक्त कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाता है। आप कह लें कि थोड़ा बहुत, मैंने पहले भी कहा है कि 5-10% आप अंदाजा लगा। जैसे मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि मैं अक्सर औकात कोई ना कोई सवाल उनसे करता रहता हूँ। कोरोना के दिनों में मैं रहा ही खाने वाला हूँ, उधर ही रहा हूँ मैं, इधर आया नहीं ना, लाहौर से बाहर उधर ही। कोरोना उधर ही था इस्तेमाल? हाँ नहीं, उधर था नहीं ना इतना ज्यादा, तो मैं वहीं रहता था, बस उनसे ही मिलता था, वो मुझसे हाँ वही समझ गया। तो अच्छा, तो बार वो वहाँ पे मैं सवाल कुछ करता था ना कि उस्ताद जी ये इसके बारे में ये यूं, वो कहता है यार ये सारी चीजें जो तू पूछता है ना, इससे ज्यादा तुझे पता उस वक्त लगेगा जब तू एक छत बना के उसको उड़ाना शुरू कर देगा, उस वक्त तुझे ज्यादा चीजों का पता चल जाएगा। तो वो बात शेख साहब का प्रैक्टिकल है ना। आप मुझे एक बात बताएं, तो एक फील बन गई। आप लक्ष्मी चौक गए होंगे बाट कढ़ाई खाने के लिए? बिल्कुल सही। जाते हैं? जी जी। वो आपके सामने कढ़ाई बना रहे हैं, Simple। सारी चीजें आपको, कोई उसने मिसाला ऐसा नहीं है, सारी चीजें सारी आपके सामने डाल रहा है। इसी तरह ऐसे ही है, ओपन बैठा हुआ है, उसके शागिर्द काम कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, और जो वेटर है वहां काम करने वाला वो 18,000 रुपए ले रहा है। वो सारा दिन देखने के बाद वो खुद क्यों नहीं बना लेता? वो 18,000 रुपए लो, लाख रुपए क्यों नहीं ले रहा? और आप जब गए हैं वही कढ़ाई आप घर क्यों नहीं बना लेते? हाँ बिल्कुल, मेरा एक सवाल है। बनती नहीं है, ठीक है ना, वो उसका एक्सपीरियंस टेस्ट ही नहीं आता। उसका सिर्फ वो चम्मच हिलाने का और आग के ऊपर उसकी शक्ल देखने का और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसका वो पैसे ले रहा है। बिल्कुल इसी का नाम उस्तादी है। ऐसे ही। और फिर दोबारा आखिर में कामरान भाई, जिस तरह आप ताबेदार हैं या लोग, मैंने तो बड़ी बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, यही उस्तादी है और यही कामयाबी है और यही नाकामी है। बिल्कुल ऐसी है सर। ये आज भी एक भी बात यही है और दूसरी बात भी यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ऐसी है सर। सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जितनी भी बातें की, हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा गया है। आज हमने कोई परिंदे वरिंदे नहीं दिखा के भी हमने बातें ज़बानी जो की उसमें बड़ा लंबा गया, लेकिन एक एक लफ्ज जो है मेरे हिसाब से तो गोल्डन वर्ड्स थे सारे, और सारा बिल्कुल ट्रुथ थे और यूनिवर्सल ट्रुथ थे जितने भी आपने।
तो बड़ा अच्छा लगा सर, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि बहुत से दोस्त, जितने दोस्त इसको हाँ, देख रहे होंगे, फिर सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी इस वक्त हैं। और मेरा किसी से भी, मेरी सबसे ये है कि मैं किसी को हमने टारगेट नहीं किया। अगर कोई ये समझे कि हमने वो हमने बिल्कुल नहीं किया। बाकी सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। बल्कि लोगों को भी, मैं जितने भी जूनियर्स हैं, मैं तो कहूँगा उनको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें मिली हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इसी तरह का इस्तिफादा हम हासिल करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे जनाब शेख हसनैन हैदर साहब, और जो कि अपने जो है इल्म से हमें नवाज रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इनकी बातें जो हैं बहुत अच्छी लगी होंगी, और आगे आपको मुस्तकबिल में कबूतर परवरी के अलावा भी ये बातें कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएंगी, और इन बातों को अपने पल्ले बांध लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, और कामयाबी सिर्फ इन्हीं बातों में है जो कि आज जनाब शेख हसनैन हैदर साहब ने बयान की हैं, और इससे आगे मेरा ख्याल है कि अब आपको इससे मज़ीद अच्छी बातें क्या होंगी वो भी आइंदा शेख हसनैन हैदर साहब ही बताएंगे। अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को इस शानदार इंटरव्यू के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।